स्टार्ट हो गई क्या? यस, हो गई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। जिस टाइम भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज मेरी ग्रीटिंग्स उस हिसाब से ले लेना। आज की वीडियो मैं बता देता हूं मैं किन बच्चों के लिए बना रहा हूं। मैं वीडियो बना रहा हूं सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स के लिए। अब देखो यार, जो सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट है ना, उनके एग्जाम तकरीबन 3 साढ़े 3 महीने के, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उसके 3 साढ़े 3 महीने बाद स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि आईसीएसआई ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल है हमारा, जो 20 तारीख से चालू होने होते हैं, वो अभी भी 20 तारीख से चालू होंगे। अब तो आपकी जो तैयारी की आग है, जो आप आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, उसमें थोड़ा सा घी का काम मैं कर देना चाहता हूं, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन है वो थोड़ी और अच्छी हो जाए। क्योंकि आप लोग तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, बट हाँ, अगर एक्सपर्ट की हेल्प मिल जाती है तो थोड़ा सा सब्जेक्ट में आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है। तो आज मैं जिस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाला हूं, उस सब्जेक्ट में बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उन्हें लगता है कि उस मॉड्यूल में, जिस मॉड्यूल में सब्जेक्ट फॉल करता है, उस मॉड्यूल का एक तरीके से कलंक है। यानी कि उनका एग्रीगेट बिगाड़ने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो इस सब्जेक्ट का है। कौन सा सब्जेक्ट है भाई जिसकी हम इतनी तारीफ कर रहे हैं? हम लोग तारीफ कर रहे हैं हमारे सीएस प्रोफेशनल के मॉड्यूल 2। बात कर रहा हूं मैं अपने न्यू कोर्स वालों बच्चों के लिए, न्यू सिलेबस जिनका है। ओल्ड सिलेबस वाले प्लीज इस चीज को आप देखना चाहें देख सकते हैं, इंसॉल्वेंसी आपके भी सिलेबस का पार्ट है। तो मॉड्यूल 2 के अंदर जो हमारा पेपर नंबर 5 है, मॉड्यूल 2 में हमारा पेपर नंबर 5 है, उस सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। यही है ना? जो हमारा ये सब्जेक्ट है, ये जो पार्ट है, ये हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो, एक है हमारा पार्ट 1 और एक है हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 जो है हमारा, वो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड वैल्यूएशन से रिलेटेड है, और जो पार्ट 2 है हमारा, वो कंप्लीटली हमारा इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड है। अब जरा देखिए, आप लोग जब भी इस सब्जेक्ट को पढ़ने जाएंगे, पहली बात समझ लेना कि ये सब्जेक्ट अच्छा खासा स्कोरिंग है, अगर आपने उस तरीके से पढ़ा जैसे इसे पढ़ना चाहिए। अगर बैल की तरह पढ़ा कि आप जो नंबर ऑफ कंटेंट दे रखा है, बुक दे रखी है, अब आप उसको बस रगड़े जा रहे हैं, देन बिलीव मी, इससे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको कोई नहीं लगेगा। जैसे आपने टेक्स्ट भी देखा होगा, टेक्स्ट के अंदर क्या चीज होती है कि इतनी मोटी बुक, 1000 पन्नों की बुक दे रखी है, एंड अब उस 1000 पेजेस को आप लोग वाकई में समझ रहे हैं कि आप लिटरली उसे पढ़ेंगे और आपके एग्जाम्स तक आप उसको रिटेन कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसमें अगेन एबीसी एनालिसिस करनी पड़ेगी। ए कैटेगरी में मतलब जो चीजें, जो टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट उनका जो कंटेंट है वो कम है, आप सबसे पहले उनको करेंगे। फिर आती है बी कैटेगरी की बात, जिसमें इंपॉर्टेंस भी ठीक ठाक है और कंटेंट ए से थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, वो बी में आ जाएंगे। एंड सी है एकदम लफंडर टाइप के कॉन्सेप्ट्स, यानी कि जिसमें पढ़ना बहुत सारा पड़ेगा बट एग्जाम्स में आता गिने चुने मार्क्स का है। तो इट्स अप टू यू। देखो, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज सेकेंडरी हो जाती है जब आप सीएस बनने की बारी आती है। यानी कि जब सीएस बन जाओगे उसके बाद ही तो अपनी नॉलेज अप्लाई करोगे। तो पहला हमारा फोकस क्या है कि हम लोगों को एग्जाम क्लियर करना है। और एग्जाम कैसे क्लियर होगा? कि जब हम लोग स्मार्टली स्टडी करेंगे। अब स्मार्टली स्टडी की जब सर आपने यदि बात कर दी है, तो जरा बता दो इस सब्जेक्ट में हम स्मार्टली कैसे पढ़ सकते हैं। तो जी देखो, जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड वैल्यूएशन, ये जो दो टॉपिक का पोर्शन है ना, ये 50 मार्क्स का है। ये 50 मार्क्स का है। और जो हमारा पार्ट 2 है वो भी 50 मार्क्स का है। अब देखो, अगर आप मुझसे पूछो कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना चाहिए, तो आई वुड रिकमेंड कि हमें जो पार्ट 2 है वो पहले करना चाहिए। क्योंकि पार्ट 2 के देखो दो एडवांटेजेस हैं पार्ट 2 के ओवर पार्ट 1। यानी कि पार्ट 2 ओवरराइड करता है पार्ट 1 को दो जगह पे। एक तो सबसे पहले जो देसी तरीके से हम बात करें कि जो नंबर ऑफ पेजेस हैं ज्यादा है पार्ट 1 के अंदर एज कंपेयर टू पार्ट 2। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। आई थिंक कई बच्चों के लिए चीजें रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर कई इरेलेवेंट पेजेस भी हैं जो इग्नोर किए जा सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जो पार्ट 1 में टॉपिक्स है ना कहीं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं होंगे। यानी कि ऑल टुगेदर एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। जैसे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग और उसकी जो वैल्यूएशन है वो बिल्कुल ही अलग टॉपिक्स हैं। तो आपको जब एक स्टोरी फॉर्म नहीं होगी, एक कॉमन टॉपिक नहीं फॉर्म हो रहा, तो आपको उसे रिटेन करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। ऑन दी अदर हैंड, जब मैं बात करता हूं पार्ट 2 की, तो कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू पार्ट 1। और दूसरी चीज है कि हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपने कुछ कैरेक्टर्स के नाम अच्छे से पढ़ लिए, उन कैरेक्टर्स का क्या क्या रोल है, इंसॉल्वेंसी क्या होती है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन होता है, वो कैसे मतलब एक तरीके से लिक्विडेटर बन जाता है, ये सारी की सारी चीजें स्टोरी आपने समझ ली ना, मैं कह रहा हूं पार्ट 2 आपके लिए मजाक बन जाएगा। उसी को मजाक बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले पार्ट 2 करने वाले हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मैं पार्ट 1 नहीं कराऊंगा, बट अगेन पहले मुझे पार्ट 2 कराना है, ठीक है ना? ब्रेक ऑफ होके ये सब्जेक्ट अगर आप लोगों ने इससे पहले पढ़ रखा है, एक बार पढ़ रखा है, आई हैव नो क्लू कि आप लोगों ने कैसे पढ़ा है,
बट आई एम एज्यूमिंग कि अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस को अच्छे से देख लिया, समझ लिया और बिल्कुल जिस इंटेंशन से मैं पढ़ाना चाहता हूं उस इंटेंशन से पढ़ लिया, तो आप लोगों को अपने इस सब्जेक्ट की तो टेंशन लेने की जरूरत कदापि नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, आइए जरा देखते हैं। अच्छा, मैं बुक कौन सी रेफर कर रहा हूं? देखो यार, एक चीज तो मान लो, आपका जो स्टडी मटेरियल है, जो आपको मॉड्यूल मिला हुआ है अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कोई भी टीचर हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई और XYZ टीचर हो, रिस्पेक्टेबल सब, वो लोग मोर और लेस इंस्पायर्ड कहां से हैं? ICSI के मटेरियल से हैं। क्या चीजें करते हैं? क्या एक ऑथर को दूसरे ऑथर या टीचर से डिफरेंट करता है? वो है किसने किस चीज को कितना एलिमिनेट किया। आप क्या कर सकते हैं एज अ टीचर? उनका फ्लो चार्ट बना दिया जाता है, उनको कैप्शन कर दिया जाता है, इस तरीके से नोट्स को इजी बनाने की कोशिश की जा सकती है, बट जो बेस रहेगा वो ICSI का मटेरियल रहेगा। तो अब देखो, कई बच्चों के पास बुक्स नहीं होती है, रेफरेंस बुक्स, तो मैं उनके लिए क्या करूंगा, कैसे आप लोगों को मटेरियल में से भी पढ़ना है, मैं वो चीजें आपको बता दूंगा, सो दैट अगर आप खुद भी पढ़ रहे हैं इस चीज को तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हमारा देखो, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी जो सब्जेक्ट है, सबसे पहला जो पार्ट 2 के अंदर हमारा टॉपिक आता है वो आता है इंसॉल्वेंसी का। अब देखो, इंसॉल्वेंसी क्या चीज है और बैंकरप्सी क्या चीज है, मैं उसको बताता हूं। सबसे पहले इस चीज को समझिएगा कि हम लोग इस पार्ट 2 में जो एक कोड पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। अब जरा देखिए, इंसॉल्वेंसी वर्ड का मतलब क्या है? अगर मैं सिर्फ आसान भाषा में बात करूं, यानी कि दिवाला निकल जाना। दिवाला निकलने का मतलब क्या होता है? जब भी किसी बंदे की, देखो पर्सन की बात की जा रही है, और वो पर्सन कोई भी हो सकता है, ही कुड बी एन इंडिविजुअल लाइक आपकी और मेरी तरह, इट कुड बी अ पार्टनरशिप फर्म, इट कुड बी अ कंपनी। हर वो चीज जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, हर वो चीज क्या हो सकती है? इंसॉल्वेंट हो सकती है। कब हो सकती है? जब उसकी लाइबिलिटीज ज्यादा हो जाए। किससे? उसकी असेट से। यानी कि उसके पास जितनी असेट्स हैं वो इतनी भी नहीं है कि उन असेट्स को बेच देने के बाद उस पर इतने पैसे आ जाएं कि वो अपनी पूरी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर पाए। यानी कि उसकी लाइबिलिटीज, जब भी उस पर्सन की जो लाइबिलिटीज हैं वो सरपास कर जाती हैं उसकी असेट्स को, हम कहते हैं बाबू तुम शुरू हो चुके हो, तुम्हारी इंसॉल्वेंसी, यानी कि बुरे दिन चालू हो चुके हैं। ये बात हो गई इंसॉल्वेंसी की। तो सिर्फ बैंक्रप्सी क्या चीज है? क्योंकि ये चीजें तो बहुत इंटरचेंजेबली यूज होती हैं। हाँ जी, ये चीजें इंटरचेंजेबली यूज होती हैं क्योंकि जो मतलब है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस स्टेज का डिफरेंस है। यानी कि इंसॉल्वेंसी लेट्स सपोज स्टेज 1 और बैंक्रप्सी क्या है? स्टेज 2। यानी कि अगर इंसॉल्वेंट एक बंदे ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई मेरी लाइबिलिटीज मेरी असेट से ज्यादा है, पर जिस दिन कोर्ट डिक्लेयर कर देगा कि हाँ ये बंदा एक्चुअली इसकी लाइबिलिटीज क्या है? असेट से ज्यादा है, जिस दिन कोर्ट डिक्लेयर कर देगा, कोर्ट एक ऑर्डर पास कर देगा, ऑर्डर पास कर देगा, तब उस दिन उस बंदे को क्या कहेंगे कि भाई आप इंसॉल्वेंट थे और अब आप बैंकरप्ट हो गए हो। ठीक है ना, आपका दिवाला ऑफिशियली घोषित हो चुका है। फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड वर्ड यूज किया गया है। अब कोड का मतलब समझना यार, यहां पे एक्ट वर्ड भी तो यूज किया जा सकता था, एक्ट क्यों नहीं यूज किया गया? तो देखो यार, कोड की अगर आप लिटरल मीनिंग समझे ना, तो कोड का मतलब होता है कि कई सारे एक्ट्स में से उसके पोर्शंस उठाए गए जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड है और उनको अपने हिसाब से अमेंड किया गया। यानी कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये जो कोड है ये ओरिजिनल नहीं है, ये कई सारे एक्ट से, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट से। जैसे मैं बात करूं कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है वो कहां से बना हुआ है? वो बना हुआ है, पहले कई सारे एक्ट्स हुआ करते थे, उनके कुछ एक्ट्स रिपील हो गए हैं, यानी कि बंद हो गए हैं, और कुछ एक्ट्स अभी भी हैं। तो देखो, जो रिपील्ड एक्ट्स हैं वहां से प्रोविजंस कुछ उठाए, कुछ जो एग्जिस्टिंग एक्ट्स हैं वहां से उठाए। किस चीज से रिलेटेड? इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी से रिलेटेड। जितने उनके प्रोविजंस हैं उनको इकट्ठा करके एक जगह कम्युलेट किया, है ना, एक जगह इकट्ठा किया और उसको क्या कर दिया गया? अमेंड कर दिया गया, कस्टमाइज कर दिया गया अपने अकॉर्डिंग। इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? कोड है। और कब ये इनैक्ट हुआ है? 2016 में है, तो इस वजह से यहां पे 2016 है। इससे पहले कौन कौन से हुआ करते थे अभी मैं आगे तो डिटेल में बताऊंगा, अभी के लिए समझ लो जैसे आपका सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट हो गया या फिर आरडीबीएफआई एक्ट हो गया। ऐसे करके कई सारे हमारे एक्ट्स थे पुराने जिनको रिपील कर दिया गया है और अब हमारा वो सब कुछ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में है। यानी कि इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जो भी प्रोविजन होंगे वो सारे के सारे कहां पे आएंगे? आईबीसी कोड के अंदर आएंगे। यानी कि आईबीसी में हर वो बात लिखी है। आईबीसी का आना बहुत जरूरी था क्योंकि कानून इससे पहले भी थे इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी को डील करने के लिए, बट वो इतने इफेक्टिव नहीं थे। और ये बात तो आप लोग भी जानते हो
कि कोई नई चीज तभी आती है जब पुरानी चीज के अंदर कुछ बुराइयां होती हैं। अगर पुरानी चीज इतनी ही परफेक्ट होती तो किसी नई चीज के आने की जगह बचती ही नहीं। यही होता है भाई मार्केट के अंदर कंपटीशन। अगर आप देख लो कि कोई नई एक पुराना प्रोडक्ट है, जैसे लेट सपोज यार एक पुराना टीचर है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, बहुत अच्छे टीचर है, अब उनको कोई रिप्लेसमेंट है नहीं। रिप्लेसमेंट कब होगा? जब कोई नया टीचर उनसे बेहतर तरीके से पढ़ाने वाला आ जाए, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई इसने उसको रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली यहां पे एक्स के साथ भी होता है कि पुराने जितने एक्स थे जिनमें कुछ कमियां थी उनको खत्म करके अब क्या कर दिया गया है, एक नया कोड ला दिया गया है जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को? आई थिंक समझ आ रही होगी। अब जरा देखना कुछ पुरानी स्टोरीज। अब देखो एग्जाम के लिए जो चीजें अभी मैं फिलहाल अभी बताऊंगा वो इतनी रेलेवेंट नहीं है, बट हाँ एक स्टोरी फॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि यार आपको ना किसी चीज में कहानी नजर आ जाए, उसके पीछे की वजह आ जाए नजर, तो याद करने में थोड़ी आसानी होती है और इंटरेस्ट क्रिएटेड रहता है। अब सिंस हमारी बुक्स के अंदर कोई भी कलरफुल बुक नहीं है, कोई भी फोटोग्राफ्स नहीं है, तो हमें पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, बोरियत फील होती है। तो अगर एक टीचर का रोल किया है कि अगर उसमें वो इंटरेस्टिंग चीजें ब्लेंड कर दें तो फिर बच्चों को याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो देखिए जो बैंक्रप्सी वर्ड है, ये बैंक्रप्सी वर्ड कहां से आया? कि आम जिंदगी में हम लोग ये वर्ड यूज करते नहीं है बैंक्रप्सी। जैसे मैं बात करता हूं आपसे, आपने कार की कंपनी का नाम सुना होगा वॉक्सवैगन। कुछ लोग वॉक्सवैगन बोलते हैं, कुछ लोग फॉक्सवैगन बोलते हैं। अभी जो कंपनी है ये कार्स की बहुत बड़ी कंपनी है। ये वॉक्सवैगन वर्ड आपने इन जनरल कभी यूज ही नहीं किया, बट इस वर्ड का मतलब अगर आप देखो ये जर्मन वर्ड है, अगेन यूरोप से डिराइव्ड वर्ड है जिसका मतलब होता है पीपल्स कार। तो जो फॉक्सवैगन है वो भी क्या है, लोगों के लिए कार बना रही है और लोग उसको यूज करते हैं कंज्यूमर गुड्स। सिमिलरली जो बैंक्रप्सी वर्ड है वो भी एक यूरोपियन कंट्री यानी कि इटालियन फ्रेज है। इटालियन फ्रेज है यानी कि इटली से डिराइव्ड है, जिसका मतलब है बैंकरोटा। बैंकरोटा इसको कंबाइन करके देखो इटालियन में इसका मतलब क्या है, बैंकरोटा। अच्छा इटली की जो लैंग्वेज है उसे हम लैटिन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है ना। तो बैंक्रप्सी क्यों वर्ड यूज किया गया? देखो बैंका का मतलब क्या है? बैंका का मतलब होता है बेंच। बेंच होता है जहां पे रख के हम काम करते हैं, जैसे इस पे मैं काम कर रहा हूं। रोटा का मतलब क्या होता है? तोड़ देना। बैंक का मतलब बेंच, रोटा मतलब तोड़ देना। पहले क्या हुआ करता था, एक ब्रिज था, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है पोंटे वेचोई, अ मिडिवल सेगमेंटल आर्च ब्रिज। एक ब्रिज था इटली के अंदर जहां पे लोग क्या करते थे, ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे। कई सारे बैंकर्स होते थे, ठीक है ना, वो लोग बिजनेस करते थे। अब अगर उनमें से किसी बैंकर से लेट सपोज 50 बैंकर वहां पे बिजनेस कर रहे हैं उस ब्रिज के ऊपर, कोई अगर एक बैंकर है जिसका लेट सपोज उसकी लाइबिलिटी सरपास कर जाती है उसके असेट्स को, तो अब क्या होता था कि अगेन वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। तो ये डिक्लेयर करने के लिए कि अब ये बंदा हमारे साथ बिजनेस नहीं कर सकता, तो जो बेंच लगा के वो लोग बंदे बैठे होते थे, जो वो बंदा बैठा था जिसको इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट कर दिया गया है, वो लोग क्या करते थे, उसकी बेंच को तोड़ देते थे कि अब तो यहां पर बिजनेस नहीं कर पाएगा। तो वहां से ये प्रथा चली आ रही थी कि हाँ जो बंदा भी बैंकरप्ट हो गया है अब वो आम जिंदगी आम लोगों की तरह बिजनेस नहीं कर सकता है। वही प्रथा को आगे कई सारे कानूनों में एग्जिस्ट मतलब एक तरीके से शामिल कर दिया गया था। यहां से बैंकरप्सी वर्ड क्या हो गया, डिराइव हो गया। फिर उसके बाद जरा देखिए इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी, जो बातें मैंने अभी आपको बताई कि इंसॉल्वेंसी एक सिचुएशन होती है कि मेरी लाइबिलिटीज मेरी असेट्स को सरपास कर दी, और बैंक्रप्सी क्या है, वो जो सिचुएशन है उस बंदे की जब उसको एक लीगल स्टेटस मिल जाता है, यानी कि जो कोर्ट है, जिस कंट्री में भी वो कोर्ट है जहां पे वो पर्सन रहता है, जब वो डिक्लेयर कर देता है कि हाँ ये बंदा इंसॉल्वेंट हो चुका है, देन इन दैट केस उस बंदे को अब वो इंसॉल्वेंट नहीं, अब वो बैंकरप्ट हो गया है। इंसॉल्वेंसी स्टेट्स of one whose assets are insufficient to pay his debts, यानी कि किसी बंदे के अगर assets insufficient हो उसकी debts को पे करने के लिए, तो हम कहते हैं कि जी इंसॉल्वेंट है। और his general inability to pay his debts, बट देखो जनरल इनेबिलिटी मतलब होता है कि पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में टोटल ओवरऑल अगर उसकी लाइबिलिटी सरपास कर रही हैं उसकी असेट्स को, तो हम इंसॉल्वेंट कहेंगे। बट आईबीसी के अंदर हम सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यानी कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर बिजनेस के अंदर उस पर्सन की लाइबिलिटीज उसकी असेट्स को सरपास कर रही हैं, देन वो चीजें हम लोग डील करेंगे हमारे इस पर्टिकुलर कोड के अंदर। देन दूसरी चीज क्या हो गई है, बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी क्या है, कंडीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, यानी कि वो बंदा इंसॉल्वेंट है, कंडीशन है, और उसको एक लीगल स्टेटस दे दिया गया है। ये देखो लीगल स्टेटस दे दिया गया है ऑफ अ पर्सन और एन एंटिटी हु कैन नॉट रीपे, जो पे नहीं कर सकता है डेब्ट्स टू क्रेडिटर्स, अपने जिन लोगों से उसने उधार लिया था उनको वापस पे नहीं कर सकता, देन ही इज बैंकरप्ट, और उसको लीगल स्टेटस मिल गया है। द बैंक्रप्सी प्रोसेस बिगिंस विद फाइलिंग ऑफ अ पिटीशन इन अ कोर्ट। कोर्ट में आप एक पिटीशन डालते हो, कोई भी डाल सकता है, जो बंदा खुद इंसॉल्वेंट हुआ है वो,
या फिर कोई और बंदा जिससे उसने पैसे लिए हैं, यानी कि क्रेडिटर, दोनों में से कोई भी डाल सकता है। पिटीशन डाली जाएगी कि प्लीज इस बंदे को आप बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दीजिए, और कोर्ट क्या करेगा, उसको बैंकरप्ट कर देगा। और बैंकरप्ट करने के बाद जब जैसे ही कोर्ट डिक्लेयर कर देगा, लेट सपोज भगवान ना करे मुझे कभी हो, बट अगर मैं बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाता हूं तो क्या होगा, मेरे पास जितनी भी असेट्स हैं उन असेट्स को क्या कर लिया जाएगा, कोर्ट अपने कंट्रोल में ले लेगा। कोर्ट क्या करेगा, उन सारी असेट्स को बेच देगा, और बेचने के बाद जो पैसा आएगा, जितनी मेरी लाइबिलिटीज हैं उन्हें ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कर देगा। बात समझ आ रही है? प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कर देगा तो लाइबिलिटीज जो है, जो क्रेडिटर्स हैं, उनको भी सुकून मिल जाएगा कि चलो ठीक है, पूरे पैसे नहीं मिले, थोड़े तो पैसे मिल गए मुझको। देन उसके बाद अब जरा देखिएगा देखिएगा, मैं आपको ना यहां से उसके बाद देखो, जरा काम की चीजें बता रहा हूं। आप देखो, इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी दो तरह के लोगों की होगी। एक है अगर इंडिविजुअल्स हैं या फिर पार्टनरशिप फर्म है, और दूसरी क्या है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट का सबसे क्लासिक एग्जांपल क्या हो सकता है भाई, हमारा जो कंपनीज होती हैं, ठीक है ना, कंपनीज होती हैं, एलएलपी होती हैं, दीज आर नोन एज बॉडी कॉर्पोरेट्स। ये बात आई थिंक आप लोगों को पता होगा क्योंकि दे आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर देयर रिस्पेक्टिव लॉज। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट का फीचर क्या होता है, दे हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, दे हैव अ कॉमन सील, है ना, परपीचुअल सक्सेशन होता है, किसी के आने और जाने से उनके लीगल स्टेटस पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है। यहां पे डिफरेंस कहां पे आ रहा है कि देखो, इंसॉल्वेंट तो कोई भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। अगर इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट होते हैं और कोर्ट डिक्लेयर कर देता है कि हाँ ये बंदे इंसॉल्वेंट हैं, देन इन लोगों को क्या बोला जाता है, बैंकरप्ट, कि बाबू आप क्या हो गए हो, बैंकरप्ट हो गए हो। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई इंसॉल्वेंसी हुआ है किसी बॉडी कॉर्पोरेट का, लाइक कंपनी अगर आपकी क्या हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गई है, तो जब कोर्ट डिक्लेयर करेगा तो उसे क्या कहेगा, लिक्विडेशन। बैंकरप्ट जब बंदा डिक्लेयर हो जाता है तो क्या होता है, उसके असेट्स बेच के उसकी लाइबिलिटीज को पे कर दिया जाता है। सिमिलरली टर्म चेंज हो जाएगी बैंकरप्सी की, अब उसे कहेंगे लिक्विडेशन। लिक्विडेशन में क्या हो जाएगा, जो कंपनी है उसकी सारी एसेट्स को बेच दिया जाएगा और उसके बाद उसकी लाइबिलिटीज को सीक्वेंस में पे कर दिया जाएगा। बस यहां पे टर्म चेंज हो गई है। इधर बैंकरप्सी यूज करते हैं फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म, ऑन द अदर हैंड बॉडी कॉर्पोरेट्स के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं लिक्विडेशन। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। इस फ्लो चार्ट को आप लोग बना लेना, आपके काम आएगा। फिर अब देखिए यहां पर इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क इन यूके, यूएसए एंड इंडिया। यहां पे यूके, यूएसए एंड इंडिया की बात हो रही है। अब एक बात बताओ, हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज को काफी फॉलो करते हैं, तो देखो यूके, यूएसए के अंदर इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड चीजों को कैसे डील करते हैं। अगेन नॉलेज, जिस दिन आपका पेपर खत्म हो जाए ना, आई थिंक 30-31 तारीख को खत्म होगा, जिस दिन पेपर खत्म हो जाए उसके बाद आराम से आप इस चीज को रीड कर सकते हो कि हाँ मुझे नॉलेज लेनी है। बट अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं कि दिस इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सी कैटेगरी के अंदर भी फॉलो नहीं करता है, तो आप लोग, मैं तो करूंगा ही, आप लोग भी इस चीज को आप शुद्ध क्या कर दो, इग्नोर मार दो। तो यूके और यूएसए में क्या सिनेरियो चल रहा है, आई रियली डोंट केयर, ठीक है ना। मुझे भाई इंडिया में जितना है अगर वही ढंग से याद हो जाए तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। यूके यूएसए की तो बात आप छोड़ो ही, ठीक है ना। आइए हम लोग बात करेंगे कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉज इन इंडिया कैसे हुआ, यानी कि इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जो लॉज की सच्चाई, मतलब पुराने तरीके से कैसे चलता आ रहा है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। इसमें भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि इससे पहले कौन कौन से कानून थे और उन कानूनों को बंद करके फिर कौन सा कानून आया, और उसके बाद दूसरे कानून को बंद करके आज की डेट में कौन सा चल रहा है, उन सब चीजों को हम यहां पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहां पे आपको बता देता हूं कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 हैज रिपील्ड मतलब होता है कि उस चीज की मान्यता को खत्म कर देना। रिपील्ड बोथ दी प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909। इससे पहले कौन सा एक्ट हुआ करता था, 1909 में इनेक्ट हुआ था प्रेसिडेंशियल टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट, उसको खत्म कर दिया गया। एंड द प्रोविजनल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। पहले कौन सा था, पहले ये वाला एक्ट था, फिर ये वाला एक्ट था।
आईबीसी 2016 आया और इन दोनों एक्ट्स की जगह ले ली, तबाह कर दिया, और अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 आकर इस टाइम पे डील कर रहा है। अगेन आईबीसी 2016 में भी कुछ अगर बुराइयां रही, मतलब फ्यूचर में जब लेट सपोज आज से 20 साल बाद लगता है कि हाँ आईबीसी में भी कुछ चीजें हैं जो इनसफिशिएंट हैं कि इस प्रोसेस को पूरा तरीके से सही तरीके से मतलब एक तरीके से इसका रिजल्ट लाने में, यानी इन दैट केस कोई दूसरा एक्ट आएगा या कोई दूसरा कोड आएगा जो इसको भी रिप्लेस कर देगा। लाइफ ऐसी चलती है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। जो भी चीज जिसके अंदर बुराइयां आती हैं उसके अंदर या फिर उससे बेहतर कोई चीज आ जाती है मार्केट में, देन उसको इंपॉर्टेंस मिलने स्टार्ट हो जाती है। ये जो चीजें हैं बाकी की आप लोग प्लीज एक बार सेल्फ रीड मार लेना, इसमें और कुछ पढ़ने के लिए आपका नहीं है, ठीक है जी। फिर यहां पे देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट मैं देखो कुछ चीजें होती है ना जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं कहता हूं कि हाँ आप एक बार पढ़ो, यू शुड हैव अ फेयर आइडिया कि कहां पे आईबीसी के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि आईबीसी क्या करता है कि कई सारी जगह से कंसोलिडेट करता है, मतलब इस एक्ट से कुछ उठा लिया, इस एक्ट से कुछ उठा लिया, इस एक्ट से कुछ उठा लिया, और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग उस चीज को अमेंड कर देता है और एक कोड बना देता है। आईबीसी में यही चीज हुई। तो किन एक्ट से वो सारी चीजें चुनी गई थी, वो एक्ट्स को नाम यहां पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट जिसको रिपील किया गया था, प्रोविजनल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 में, इन दोनों को तो क्या करा गया है, एग्जैक्टली रिपील कर दिया गया है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अब देखो पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी इंसॉल्वेंसी की चीजें उसमें दे रखी थी वहां से उठाकर इसने क्या कर दी, इस कोड में डाल दी, अपने अकॉर्डिंग क्या कर दी, अमेंड कर दी। यहां पर 1932 जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है अभी ये खत्म थोड़ी ना हुआ है, अभी भी चल रहा है, बट इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जो प्रोविजंस वहां पर थे, अब यहां पर ये वाले प्रोविजंस ओवरराइड करेंगे उन सभी प्रोविजंस को आईबीसी वाले। सिमिलरली कंपनीज एक्ट 1956 अगेन पुराना हो गया है। सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज जो मैंने आपको बताया था सिक्का, दूसरा आरडीबीएफआई एक्ट हो गया, ये हमारा एक्ट, इससे हमने अमेंड कर दिया। फिर क्या हो गया, सार्फेसी एक्ट, अगेन इस पार्ट 2 के अंदर हमारा सिलेबस का पोर्शन है, सार्फेसी एक्ट को मैं आपको पढ़ाऊंगा, लास्ट के तीसरे चौथे चैप्टर्स में आ जाएगा, तब की तब देखेंगे। और लास्ट हो गया कंपनीज एक्ट 2013, देखो 1956 में से पुराने वाले में से भी लिया एज वेल एज नई वाले में से भी लिया। तो आपको पता होना चाहिए, 4-5 एक्ट्स के नाम याद रख लेना कि किन किन एक्ट से कंसोलिडेट की गई थी इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड चीजें, एंड देन उसके बाद क्या कर दिया गया था, उनको अकॉर्डिंगली अमेंड कर दिया गया था। फिर क्या हुआ, अब देखो गवर्नमेंट कमिटीज ऑन बैंक्रप्सी रिफॉर्म्स, जो बैंक्रप्सी से रिलेटेड लॉज बनाने थे या रिफॉर्म्स लाने थे, तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने कौन कौन सी कमिटीज किस किस टाइम पे, ऐसा नहीं है, आपको तो पता है ना कि जब भी कोई एक्ट लाना होता है, जब भी कोई कानून बनाना होता है, तो उसके लिए सबसे पहले एक बिल बनता है। बिल मतलब होता है एक कच्चा चिट्ठा, मतलब एक तरीके से बातों को आपने उसमें फॉर्मली एक तरीके से एक जगह लिख दिया है, और उसके बाद लीगल प्रोसेस होता है कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इन सारे प्रोसेस के बाद वो एक्ट तैयार होता है। अब वो जो बिल है उसमें जो चीजें, जो रिफॉर्म्स शामिल करने हैं, जो कानून प्रपोज किए जा रहे हैं कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए, बिल में वो सभी बातें कहां से लिखी जाएंगी, उसके लिए कमिटीज फॉर्म की जाती है। कमिटीज यानी कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने एक्सपर्ट्स हैं मार्केट के अंदर, जैसे इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जो भी प्रोफेशंस एक्सपर्ट होंगे, उन समझदार लोगों की एक कमिटी बनाई जाएगी जिनको एक्सपीरियंस है, और उसके बाद दे विल रेकमेंड कि ये चीजें अगर हो जाए मार्केट के अंदर तो ये समाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी हिसाब से देखो 1964 में थर्ड लॉ कमीशन था। थर्ड लॉ कमीशन अब देखो एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1961 में हुआ था। चेयरमैन कौन था, जस्टिस जेएल कपूर थे, ठीक है ना। सबमिटेड कब किया था उन्होंने, 26 लॉ कमीशन रिपोर्ट इन 1964 में सबमिट करी थी, प्रपोजिंग अमेंडमेंट्स टू प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। उस टाइम पे तो प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट चल रहा था, तो उसमें अमेंडमेंट क्या करनी चाहिए, यहां पर इन्होंने थर्ड लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया था। ये देखो आपको सिर्फ ये समझना है कि ये अलग अलग कमिटीज के नाम हैं जो कि एग्जाम के लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, बट हाँ नॉलेज के लिए मैं कह रहा हूं। देखो जब आप बात करेंगे, अगर आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में अगर आगे फ्यूचर में काम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस जमाने में कौन सी चीज, आज की जो चीज चल रही है उस जमाने में कौन सी चीज चला करती थी। हर प्रोफेशन में वाली चीज होती है यार। अगर आप एक एक्टिंग प्रोफेशन में हो तो आप क्या करते हैं कि आप आज के एक्टर हो, बट आप पुराने एक्टर्स की एक्टिंग से इंस्पायर होते हो। आप देखते थे ना कि उनके अंदर क्या अच्छी चीजें थी, क्या उनके अंदर बुरी चीजें थी। सिमिलरली आप लोग क्या करेंगे, जो पुरानी चीजें हैं, जो पुराने एक्ट्स हैं, जिनको चेंज कर करके आज आईबीसी 2016 आ गया है, तो यू हैव टू लुक आफ्टर कि उस चीज के अंदर क्या बुराइयां थी, क्या अच्छी चीजें थी। उस टाइम पे जो लीगल जो लॉयर्स वगैरह हुआ करते थे, वो लोग कैसे इन चीजों से डील करते थे, वो सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए रेफरेंस लेना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये सारी कमिटीज के नाम है, आप एग्जाम के लिए प्लीज इंपॉर्टेंट नहीं है, मत कीजिएगा। फिर अब देखिए जरा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लिए मैंने यहां पे अपने नोट्स से थोड़ी सी चीजें लिखी हैं, यहां से देखते हैं। देखिए जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी है, आईबीसी, मैं आपसे पूरा पूरा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड नहीं बोलने वाला, मैं इसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा आईबीसी। आप भी आईबीसी यूज करिएगा। आईबीसी पहले बिल था, किसने ड्राफ्ट किया था? बीएलआरसी कमेटी ने। प्लीज ये इंपॉर्टेंट है याद करना कि भाई आज जो ये कानून है जो चल रहा है वो कहां से शुरुआत हुई थी, वो तो पता होना जरूरी है ना। तो बीएलआरसी कमेटी थी, बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म कमेटी। अगेन कुछ कमाल के लोग थे, कुछ इंटेलिजेंट लोग थे जो सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट थे, उन लोगों ने मिलकर कुछ प्रपोज करी कि ये चीजें होनी चाहिए कानून के अंदर। तो बीएलआरसी कमेटी ने आईबीसी बिल दिया, और आईबीसी बिल पास कैसे हुआ? लोकसभा से। 3 स्टेप आप लोगों को याद है, बिल से एक्ट तक पहुंचने के लिए 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा प्रेसिडेंट की असेंट, जो कि आसानी से मिल जाती है। अगर लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया तो बहुत ही रेयर केस होगा, मतलब बिल्कुल ही तबाही वाला केस होगा कि अगर प्रेसिडेंट की असेंट की प्रेसिडेंट ने मना किया, प्रेसिडेंट हाँ कर ही देते हैं। लोकसभा 5 में 2016, राज्यसभा में 11 में 2016, प्रेसिडेंट ने 28 में 2016, यानी कि मई के महीने में ही पूरा का पूरा बिल एक्ट में कन्वर्ट हो गया। आईबीसी एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। आईबीसी पूरे इंडिया पे लगता है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वर्ड यहां पे यूज नहीं हुआ है। बट सिर्फ एक चीज है, देखो पूरा आईबीसी इंडिया, पूरे इंडिया पे लगता है, सिर्फ आईबीसी का एक पोर्शन है पार्ट 3, पार्ट 3 सिर्फ है जो कि कहां पे नहीं लगता है, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगता। आपको ये चीजें याद करनी जरूरी है कि जो आईबीसी है वो पूरा इंडिया में लगता है, बट आईबीसी की एक छोटी सी चीज है जो पार्ट 3 है, वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगता। बाकी के सारा जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4 है, वो सभी आपके कहां पे लगते हैं? पूरे इंडिया के ऊपर लगते हैं, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। पार्ट 3 क्या है? अगेन सिलेबस का ही पार्ट है, डिटेल में पढ़ेंगे उसे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखिए जरा आईबीसी कैसे फॉर्म हुआ है। आईबीसी के अंदर अगेन हर एक्ट का, अब देखो यहां पे आईबीसी एक कोड है, पर अगेन आप एक्ट की तरह ट्रीट करो। कोड और एक्ट होने में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता चुका हूं, बट मानो यार ये कानून है तो ये एक्ट की तरह आप ट्रीट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आईबीसी में स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है, यानी कि इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं, कितने चैप्टर हैं या कितने सेक्शंस हैं, वो सारी की सारी चीजें समझते हैं। तो देखो आईबीसी के अंदर टोटल है 255 सेक्शन, 255 सेक्शंस हैं, और 255 सेक्शंस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 5 पार्ट्स, यानी कि आईबीसी के टोटल 5 पार्ट्स हैं, और उन 5 पार्ट्स के अंदर ये 255 सेक्शंस क्या है? स्कैटर्ड है। सबसे पहले पार्ट 1 जो है, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 तक प्रीलिमिनरी सेक्शंस है, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। पार्ट 2 के अंदर देखो आपका सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 77 तक आपके इसके अंदर आ जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं आईबीसी के अंदर कैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। सबसे पहले देखो कोड है, जो आईबीसी कोड है वो किस में डिवाइडेड है? 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उन पार्ट्स के अंदर चैप्टर हैं, उन पार्ट्स के अंदर चैप्टर हैं, और चैप्टर के अंदर सेक्शंस हैं। प्लीज इस चीज से कंफ्यूज मत होना, ये सीक्वेंस आप लिख लो कि कोड के अंदर चैप्टर, सॉरी कोड के अंदर पार्ट्स, पार्ट्स के अंदर चैप्टर, चैप्टर के अंदर सेक्शंस। प्लीज इस चीज को लिख लो एक बार। तो देखो पार्ट 2 के अंदर कितने चैप्टर हैं? पार्ट 2 के अंदर हमारे टोटल 7 चैप्टर हैं, और सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 77 तक यहां पे है। फिर पार्ट 3 अंदर, पार्ट 3 देखो जो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगता, वो क्या है? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड बैंक्रप्सी फॉर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन मतलब होता है कि जो इंसॉल्वेंसी की स्टेट है किसी भी इंडिविजुअल या पार्टनरशिप की, उसको खत्म करने की कोशिश, यानी कि वो इंसॉल्वेंसी से ऊपर उठ के आ जाएं। रेजोल्यूशन मतलब होता है कोई सॉल्यूशन निकालना कि यार इंसॉल्वेंसी के बाद जब मतलब किसी भी कंपनी को, किसी भी पार्टनरशिप फर्म को, किसी भी इंडिविजुअल के असेट्स बेची जाती हैं और लायबिलिटीज पे ऑफ की जाती हैं, तो ये सबके लिए लूज लूज सिचुएशन होती है, किसी के लिए अच्छा नहीं होता, ना तो क्रेडिटर के लिए, ना ही उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, और ना ही गवर्नमेंट के लिए। इसलिए कोशिश की जाती है कि उस इंसॉल्वेंसी के स्टेट को क्या किया जाए? करेक्ट किया जाए। उसी को किया जाता है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। सारी पार्टीज क्या करती हैं? आपस में बैठ के बात करती हैं। लोग जो क्रेडिटर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हाँ यार हम लोग कुछ अपनी तरफ से छोड़ने की कोशिश करते हैं कि अगर मुझे तेरे से 10,000 रुपए लेने थे, अब मैं सिर्फ 6,000 रुपए लूंगा, पर तू 4,000 बाद में दे दियो, कोई दिक्कत नहीं है, तू अभी बिजनेस कर आराम से। डिटेल में बताऊंगा जब भी टॉपिक आएगा सेपरेटली।
उसके पार्ट 3 के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? देखो आपके आपके टोटल 6 चैप्टर्स हैं, 78 से लेके 187 यहां पे है। सिमिलरली पार्ट 4 और पार्ट 5 भी ऐसे हैं। पार्ट 5 के अंदर मिसलिनियस है। मिसलिनियस का मतलब होता है जो ऊपर 4 पार्ट्स में कहीं नहीं आया वो आपका पार्ट 5 के अंदर आ जाएगा, यानी कि छुटपुट नॉट इंपॉर्टेंट चीजें आपकी पार्ट 5 के अंदर आ जाएंगी। फिर देखो ये वाली चीज तो मैंने आपको बता दी थी कि प्रोविजंस ऑफ फॉलोइंग एक्ट्स रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी वर सब्ज्यूम्ड अंडर आईबीसी 2016। सब्ज्यूम मतलब मान ली गई कि इसमें आ गई हैं आईबीसी 2016 में, और वो एक्ट्स के नाम सारे ये रहे, आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है जी। फिर उसके बाद देखिएगा ये चीजें हो गई, ये हो गई, आप प्लीज इसको नाम याद कर लेना। अब देखिए सेक्शन 2 आपका आईबीसी का क्या कहता है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 एज अमेंडेड बाय द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट एक्ट 2018 प्रोवाइड्स दैट प्रोविजंस ऑफ द कोड शैल अप्लाई टू। अब ये जो आईबीसी के प्रोविजंस हैं ये किन के ऊपर लागू होंगे? मतलब यार ऐसा तो नहीं है कि हर बंदे के ऊपर ये लागू होगा, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, ऐसा नहीं है। कुछ कैटेगरीज हैं लोगों की जिनके ऊपर आईबीसी एप्लीकेबल होगा, यानी कि अगेन जो लोग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के दौर से गुजर रहे होंगे, ऑफ कोर्स सी बात है कि उन लोगों से ही क्या हो रहा होगा, उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो कौन है वो लोग, जरा देखते हैं। कोई भी कंपनी, एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, कोई भी कंपनी जो इंसॉल्वेंसी सॉरी कंपनीज एक्ट आज के चाहे 2013 या 1956 किसी में भी रजिस्टर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर लागू हो सकता है। भाई अगर इंसॉल्वेंसी से गुजर रही है तभी लागू होगा, बेमतलब में नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट। कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, यार आप लोगों ने टाइप्स ऑफ कंपनीज में ये चीज शायद पढ़ी हो, नहीं पता हो तो स्पेशल एक्ट से मेरा मतलब है जैसे आप लोगों ने एक कंपनी का नाम सुना है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक अगेन ये गवर्नमेंट का एक बैंक है, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट का एक बैंक है बट ये एक एक्ट की फॉर्म में क्या आया था, इनटू एग्जिस्टेंस आया था, यानी कि एक एक्ट पास किया गया था आईडीबीआई के लिए, उसके बाद ये बैंक आया था। आपने आईएफसीआई का नाम सुना होगा, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करके कुछ नाम है। आईएफसीआई जो है वो भी एक क्या है, गवर्नमेंट का बैंक है, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट बैंक आप समझ लीजिए, वो भी एक एक्ट के थ्रू आया था। तो कोई भी कंपनी जो कि गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट है वो सारी की सारी चीजों पे भी आईबीसी एप्लीकेबल होगा अगर जरूरत पड़ी तो। फिर कोई भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी अगर हो गई, एलएलपी एक्ट कौन सा था, सबसे लेटेस्ट एक्ट जो किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट के लिए आया है वो है एलएलपी एक्ट 2008, क्योंकि 2008 से पहले ये कॉन्सेप्ट था नहीं, 2008 के बाद ही आया। तो एलएलपी भी क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। एलएलपी के लिए भी हम वर्ड क्या यूज करेंगे, लिक्विडेशन वर्ड यूज करेंगे। जैसे कंपनीज के लिए लिक्विडेशन यूज करेंगे, सिमिलरली एलएलपी के लिए भी लिक्विडेशन यूज करेंगे। बट इंडिविजुअल और नॉर्मल पार्टनरशिप वाली जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म जिनपे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है, उनके लिए वर्ड हम यूज करेंगे क्या चीज, बैंक्रप्सी। Such other body incorporated under any law for the time being in force, as the central government may by notification specify in this behalf। और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लिबर्टी दे दी गई है कि अगर किसी भी कैटेगरी ऑफ कंपनीज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया है तो उनके ऊपर भी आईबीसी लगेगा। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीजें कर सकती है। यहां पे एक ना कुछ नहीं, इस पॉइंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे दी है कि अगर आप स्पेसिफाई करेंगे कि इनके ऊपर आईबीसी लगेगा तो इनके ऊपर आईबीसी लगेगा, ठीक है ना। फिर देखो अगला, ये पॉइंट बड़ा सही लगता है मुझे, क्या चीज कि पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स। मैं आपको बता देता हूं कॉर्पोरेट डेटर कौन होता है। कॉर्पोरेट मतलब क्या हुआ, एलएलपी या कंपनीज। डेटर मतलब जिस बंदे ने उधार लिया था वो बंदा क्या हो जाएगा, एक तरीके से डेटर। जैसे यार मानो एक ये है, एक मैं हूं, ये बंदा है, इससे मैंने उधार लिया है, मैं कंपनी हूं और मैंने इससे उधार लिया है, तो मैं कौन हो जाऊंगा, इसके लिए डेटर हो जाऊंगा, ये मेरे लिए कौन हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, लाइबिलिटी किसके ऊपर है, मेरे ऊपर है क्योंकि मैंने इससे उधार लिया है, तो इंसॉल्वेंट कौन होगा, मैं होऊंगा ना। तो जो बंदा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में जिसने उधार लिया होता है उसको कहते हैं कॉर्पोरेट डेटर। तो अगर मैं कॉर्पोरेट डेटर हूं, मैं कॉर्पोरेट डेटर हूं, इस बंदे ने, इस डीओ की बोतल ने मुझे जब उधार दिया था वो पता है किस क्यों दिया था, मुझ पर भरोसा नहीं था इसे, आप में से किसी ने इसको गारंटी दी थी, आप में से किसी ने इसको गारंटी दी थी कि अरे ये जो बंदा है, ये जो कंपनी है, एक बढ़िया बंदा है, कोई दिक्कत नहीं, तेरे पैसे वापस कर देगा। इस भरोसे पे इसने मुझको उधार दिया था। तो यू वर
पर्सनल गारंटर किसके लिए? मेरे लिए गारंटी दी थी ना आपने, तो यू वर अ पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट डेटर्स, तो आपके ऊपर भी आईबीसी एप्लीकेबल होगा। क्यों जिम्मेदारी ली थी? क्यों मुझ पर भरोसा किया था? मैंने तो धोखा दे दिया भैया, मैं तो हो गया इंसॉल्वेंट, अब आप फंसेंगे, क्योंकि आपकी गारंटी, आपके भरोसे इसने मुझको लोन दिया था। फिर पार्टनरशिप फर्म एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म, आपको पता ही है पार्टनरशिप फर्म यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात हो रही है, उसमें जो फर्म्स बनती हैं जिसमें मैक्सिमम 50 पार्टनर वाली प्रोविजन लगता है। और प्रोप्राइटरशिप फर्म मतलब होता है जो अकेला बंदा बिजनेस करता है। इंडिविजुअल्स, आपके और मेरे जैसे, अदर देन पर्सन रेफर्ड टू ई, यानी कि इस पॉइंट में ई पॉइंट के अंदर क्या है? जो पर्सनल गारंटर्स हैं, पर्सनल गारंटर्स हैं उनको, उनके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल है तो उनके ऊपर भी लगेगा। सिंपल, इन रिलेशन टू इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वॉलंटरी लिक्विडेशन, बैंक्रप्सी, हमेशा नहीं लगेगा। जैसे आज की डेट में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, आई एम एन इंडिविजुअल, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से मेरे ऊपर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लगे। बट जैसे ही मेरी लाइबिलिटी सरपास कर जाएंगी मेरे एसेट्स को, और मेरे क्रेडिटर्स में से किसी ने जाकर बैंक में एप्लीकेशन डाल दी कि सुनो सर, इसको जरा बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दो और इसके एसेट्स बेच के हमें पैसे दिलवा दो, तो ये कोड मेरे ऊपर एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक बात समझ आ गई है। अच्छा, एक चीज बता दूं आपको, अदर देन फाइनेंशियल फर्म्स, ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, ये किसी फाइनेंशियल फर्म पे नहीं लगता है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया या बैंक्स हो गए, उनके ऊपर ये नहीं लगेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कोई भी फाइनेंशियल फर्म अगर हुई तो आईबीसी 2016 उसके ऊपर नहीं लगता मेरे दोस्त। फिर कुछ रह रहा है क्या? ये देखो मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद करने के लिए कि आईबीसी किन किन चीजों पे अप्लाई होती है। देखो अगेन, अगर ये पूछोगे कोर क्या सर इसमें एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, एग्जाम्स में डायरेक्टली ये चीज पूछना मुश्किल है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं। जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो वहां से क्वेश्चन पूछना प्रेफर करेगा, बट अगर आपको ये याद होगा तभी आपको आगे का आईबीसी समझ आएगा, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए ना कि जो ये एक्ट, ये कोड आप पढ़ रहे हो वो आफ्टर ऑल लग किसके ऊपर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देन आइए उसके बाद पर्सनल गारंटर्स, ये चीजें करा दी। हाँ, अब हर चीज का एक ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब कोई चीज बेमतलब में तो आती नहीं। मैं भी आपको भी पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे, ये किस लिए? किसी ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, की ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या मकसद था कि वो आया इनटू एग्जिस्टेंस? देखिए ये मकसद याद होने जरूरी है कि की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईबीसी 2016, एनी 5 पॉइंट्स आप लर्न कर लेना बाय हार्ट प्लीज, ठीक है ना? सबसे पहला क्या है? कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज relating to reorganization and insolvency resolution of corporate person, partnership firm and individuals. कंसोलिडेट करना अलग अलग एक्ट में, पहले क्या था? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के लिए अलग अलग एक्ट्स बना रखे थे, वहां से कभी वो एक्ट लग रहा है कभी वो एक्ट लग रहा है, कंफ्यूजन होती थी यार, बहुत दिक्कत होती थी, कोर्ट ऑफ लॉ के लिए भी, जो वकील होता था उसके लिए भी, और जो बंदा है जिसके ऊपर ये एक्ट लग रहे हैं उसके लिए भी। तो क्या किया गया? कंसोलिडेट, मतलब इकट्ठा किया गया कुछ प्रोविजंस को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी से रिलेटेड, उसके बाद उनको अमेंड कर दिया गया अपने अकॉर्डिंग, और उसके बाद क्या कर दिया आपने? इस काम को आसान बना दिया। फिर टू प्रोवाइड अ टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, टाइम बाउंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई। इसके आने के बाद भाई मजा आ गया। टाइम बाउंड मतलब भाई 6-8 महीने के अंदर मतलब ये प्रोसेस अगर पहले की बात हम करें तो 4-4 5-5 साल तक चलता था, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। अब भाई नुकसान होता है, जो असेट्स हैं, जो मेरे असेट्स हैं, जो आज ज्यादा वैल्यू पे बिकेंगे और उससे ज्यादा से ज्यादा लाइबिलिटीज पे ऑफ की जा सकती हैं, अगर 5 साल तक मेरा केस कोर्ट के अंदर खिंच जाता है तो मेरी उस असेट की वैल्यू कुछ बचेगी नहीं। मेरी जो गाड़ी खड़ी है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी, रद्दी हो जाएगी, मेरा जो लैपटॉप है वो आउटडेटेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें बचाने के लिए, एक्सपीडिशियसली टाइम बाउंड मैनर में काम करने के लिए, कि कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई आपको जल्दी से जल्दी उस चीज को खत्म करना है, ये चीजें आईबीसी में प्रोवाइड करी। टू एंश्योर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ असेट, अगेन जो असेट्स हैं जिनको बेचा जाएगा जो बैंक्रप्सी या लिक्विडेशन के बाद, उन असेट्स की मैक्सिमम वैल्यू मिल पाए, क्योंकि अगर जल्दी बेच दिया, जल्दी जल्दी प्रोसेस हो गया तो आज जो वैल्यू चल रही है वो सारी वैल्यूज लग जाएंगी, बट अगर आप आज से 5 साल बाद बेचेंगे तो उसकी वैल्यू इतनी नहीं लगेगी। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स। उसके बाद टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखो एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट कैसे होगी, बहुत आसान तरीका है। मुझे एक बात बताओ, जो भी नया एंटरप्रेन्योर है, जैसे मैं हूं, अगर मैं बिजनेस करने जा रहा हूं, एंटरप्रेन्योर मतलब एक तरीके से बिजनेसमैन जिसने बिजनेस अपना शुरू किया है, मेरे पास अपने खुद के पैसे नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा? लोन लेना होगा, बैंक से लोन लेना होगा।
अब मैं बैंक से जो लोन ले रहा हूं, या बैंक नहीं, मैं अपने किसी रिश्तेदार से लोन ले रहा हूं, मैं अपने रिश्तेदार से जो लोन लिया, बेटा मेरा रिश्तेदार किस भरोसे मुझे लोन देगा? अगर उसे पता हो कि मैं अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसको पैसे नहीं मिल पाएंगे, मिलेंगे भी तो 5-10 साल में मिलेंगे, तो वो मुझे पैसे देने से हिचकिचाएगा नहीं हिचकिचाएगा? बिल्कुल हिचकिचाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर उसे ये पता हो कि अगर ये बंदा जिसको उसने पैसे दिए हैं वो इंसॉल्वेंट हो भी गया, तो कोर्ट क्या करेगा? बहुत जल्दी जजमेंट देकर सारे पैसे उसको वापस करवा देगा, तो वो क्या करेगा? मुझको लोन देगा। अब अगर ऐसे लोग मुझ पर भरोसा करेंगे तो मैं ट्राई करूंगा, बिजनेस करने की जो देश के अंदर क्षमता है वो ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स मार्केट के अंदर आएंगे। इस वजह से आईबीसी ने ये बहुत बड़ा लैंडमार्क सेट कर दिया था भाई, बहुत फर्क पड़ा था। यानी कि इन्वेस्टमेंट्स, बाहर की कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट्स करने लग गई थी इंडिया में। ये इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ गई है? इन्वेस्टमेंट बढ़ने का रीजन यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहां पे बहुत ज्यादा हो गया है। टू इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, अगेन जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, उधार मिलने की क्षमता, प्लीज बाकी क्या आप खुद करेंगे, ये रीड मार लेना, ठीक है? मेरा काम था 5 पॉइंट बताना, मैंने बता दिए। फिर ये हाउ कोड इज ऑर्गेनाइज्ड, ये मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है, ये जो इस वाले नोट्स के अंदर मैंने रेफर करा था। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 हो गया। सैलाइंट फीचर्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब मेरी एक बात सुनिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में ना कुछ कैरेक्टर्स के नाम है, तो 5 ब्रांचेस कहते हैं, मतलब 5 पिलर्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। मैं इस चैप्टर में सिर्फ अभी आपको वो चीजें समझाऊंगा, क्योंकि अभी जो देखो सैलाइंट फीचर्स जो है ना, उसके अंदर मोस्ट ऑफ द चीजें वो दे रखे हैं पॉइंट, जो यहां पे सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रखा है, बट आगे के इसी पार्ट में, आगे के जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर वो चीजें डिटेल में कवर हो रही है। तो यार एक बात बताओ, अभी मैं शॉर्ट में पहले आपको समझाऊं, फिर आगे डिटेल में समझाऊं, इससे अच्छा है ना कि जब उस टॉपिक की बारी आएगी उसी टाइम पे डिटेल में ढंग से समझा दूंगा। वरना क्या होगा, ये ट्रेलर वाला मूवी थोड़ी ना बना रहा हूं कि सबसे पहले पोस्टर रिलीज करूंगा, फिर टीजर रिलीज करूंगा, फिर ट्रेलर रिलीज करूंगा, एंड एट लास्ट 6 महीने बाद मूवी रिलीज करूंगा। टीचर है भाई, एक साथ पढ़ाएंगे, ढंग से पढ़ा के खत्म कर देंगे। तो अभी यहां पर देखते हैं जो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होने जरूरी हैं, बताना जरूरी है ना कि भाई कटप्पा कौन था, शिवगामी देवी कौन थी, अमरेंद्र बाहुबली कौन थे, महेंद्र बाहुबली कौन थे, एंड व्हाट नॉट। आइए जरा देखते हैं। ये रहा पिलर्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये वो है जो किसी भी, जैसे मैं मनी हाइस्ट देखता हूं, मनी हाइस्ट पता नहीं आप लोगों में से कितने देखा होगा, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है, बड़ी बढ़िया कमाल की सीरीज है। तो इकलौती सीरीज है और पहली सीरीज है जिसको मैंने बिंज वॉच मारा था, लगातार खत्म किया था। अब उस सीरीज के अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं, बर्लिन है आपका, टोक्यो है आपका, जैसे लेट्स सपोज प्रोफेसर हैं, कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड अगर आपको उन कैरेक्टर्स के बारे में नहीं पता कि वो कैरेक्टर्स कहां से आए थे, उनका क्या रोल था, उनका क्या काम था, आप तब तक उस स्टोरी से रिलेट कर ही नहीं पाएंगे। तो ये 5 पिलर्स का मतलब है कि 5 पिलर अगर ना हो ना, अगर आपको समझ नहीं आया कि इसका रोल ये था, इसका रोल ये था, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का मजा ले ही नहीं पाएंगे। आपका मकसद देखो, मेरा मकसद क्या है कि जो मजा मुझे आया वो मजा मैं आप सभी में बांटना चाहता हूं, है ना? राहुल गांधी का एक मीम। सिमिलरली यहां से आपकी वो मजे की शुरुआत होगी। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहली चीज जो है हमारी वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको प्यार से हम आईबीबीआई बोलेंगे, या फिर इसी को प्यार से हम क्या कहेंगे, बोर्ड कहेंगे। तीनों में से कुछ भी चीज आप बोलो, एक ही बात है। मैं सिंपल सी एक बात बताऊं, सिक्योरिटी या फिर कैपिटल मार्केट के अंदर जो रोल सेबी का है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का है, सेबी का जो रोल है, एग्जैक्टली सेम रोल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के सिनेरियो में आईबीबीआई का है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का है। मतलब वो रेगुलेट करेगा, यानी कि उससे रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, उनको रेगुलेट करना, उनको एक तरीके से इन्वॉल्व करना उस प्रोफेशन के अंदर, वो सारी की सारी चीजें किसका काम है, आईबीबीआई का काम है। तो देखिएगा जरा, Insolvency and Bankruptcy Code 2016 provides for the constitution of new insolvency regulator. एक नया regulator, new insolvency regulator है, that is the Insolvency and Bankruptcy Board of India. ठीक है ना? The Insolvency and Bankruptcy Board of India was established on 1st October 2016. Not important for exam at all, but again knowledge के लिए important है भाई, कि सबसे main character जो बर्लिन है, जो प्रोफेसर है, वो कहां से आए हैं, किस तारीख को आए हैं, 1 अक्टूबर को आए हैं 2016 को। It is a unique regulator which regulates a profession as well as a process. आय हाय, ये लाइन मेरा दिल ले गई। ध्यान से समझिएगा कि जो ये इंसॉल्वेंसी बैंकरप्ट आईबीबीआई है, जो हमारा बोर्ड है,
ये एक प्रोफेशन और एक प्रोसेस दोनों को क्या करता है, रेगुलेट करता है। प्रोफेशन यानी कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो इंटरमीडियरीज हैं, जो इंसॉल्वेंसी को अंजाम देते हैं, लिक्विडेशन को अंजाम देते हैं, उन लोगों को रेगुलेट करने का काम भी किसका है, आईबीबीआई का। ऑन दी अदर हैंड ये जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस है कि भाई पहले अगर लेट सपोज एक बंदा इंसॉल्वेंट हुआ, उसका फिर पहले इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस होगा। अगर वो प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया तो मुबारक हूं, अगर प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उस बंदे को बैंकरप्ट करके उसके असेट्स बेच दो। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, इस चीज का प्रोसीजर को रेगुलेट करने का काम किसका है, आईबीबीआई का। फिर उसके बाद अब देखो कुछ नहीं है, इसके बाद बेकार की थोड़ी बातें। इट्स रोल इंक्लूड ओवरसीइंग द फंक्शनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी इंटरमीडियरीज, जो भी इंसॉल्वेंसी के इंटरमीडियरीज हैं, जैसे कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। ये जो भी तीन नाम आपने पढ़े हैं ना, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, वो बाकी के पिलर्स हैं। जो बचे हुए पिलर्स हैं ना, जो हमारे आईबीसी कोड के, वो सारे के सारे उन्हीं की बात कर रहे हैं। Then the board is responsible for implementation of the code that consolidates and amend the laws. बोर्ड, ये जो आईबीबीआई है, इसका काम क्या है, सरकार जो लीगल सिस्टम है, हमारा जो जुडिशरी है, उसने कोड बना दिया, अब उस कोड को लागू करना भी तो जरूरी है। सिर्फ कोड बना के छोड़ दोगे क्या, ऐसा नहीं होता है। उस कोड को एप्लीकेबल करना किसका काम है, आईबीबीआई का काम है। हाँ, उसके बाद ये सब बातें फिर बेकार की लिखी हुई हैं, आप प्लीज इसको सेल्फ रीड मारिएगा। हाँ, एक कमाल की बात लिखी हुई है और मैंने इसे आगे मेंशन भी किया हुआ है, 1 मिनट का टाइम। ये रहा देखो। देखो सेक्शन 188 सबसेक्शन 2 के अंदर क्या बात लिखी हुई है कि जो बोर्ड है, आईबीबीआई है, वो क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसकी अपनी, अगेन आईबीबीआई एक बॉडी कॉर्पोरेट है। अगर कोई चीज बॉडी कॉर्पोरेट है तो इट इज हैज परपीचुअल सक्सेशन, कभी ना खत्म होने वाला। उसकी अपनी एक कॉमन सील है, यानी कि कॉमन सील यानी कि उसका अपना खुद का एक सिग्नेचर है। वो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, किसी को सू कर सकता है, किसी से सू हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट के सारे फीचर्स जो बाकी बॉडी कॉर्पोरेट से लगते हैं, इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। फिर 189(4) के अंदर क्या लिखा है कि अगेन आईबीबीआई एक करेक्टर है, अगर तो उसके चेयरमैन होंगे, इस बॉडी कॉर्पोरेट का चेयरमैन होगा, चेयरमैन होंगे और कुछ मेंबर्स होंगे। जो चेयरमैन या मेंबर हैं, उनकी टर्म कितने साल की होगी, 5 साल की होगी, यानी कि 5 साल से ज्यादा के लिए नहीं बनेंगे, 5 साल या फिर 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। यानी कि लेट सपोज 62 इयर्स की एज में, मान लेते हैं 62 इयर्स की एज में कोई बंदा चेयरमैन बना है या मेंबर बना है आईबीबीआई का, तो वो बंदा 62 प्लस 5 कितने होते हैं, 67 होते हैं ना, तो 67 इयर्स तक नहीं कर पाएगा, वो 65 साल की उम्र में उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। यानी कि 65 साल की एज या फिर 5 ईयर जो भी पहले कंप्लीट हो जाएंगे ना, उस दिन तक का ही उसके लिए टर्म होगा। और हाँ, वो बंदा रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, यानी कि अगर वो चाहे तो बाद में लोग चाहेंगे तो उसे रीअपॉइंट किया जा सकता है। फिर उसके बाद रिमूवल ऑफ मेंबर फ्रॉम ऑफिस। ऑफिस ऑफिस का मतलब क्या है, आईबीबीआई। ये जो आईबीबीआई के मेंबर्स हैं या जो मेंबर है, अगर उसे रिमूव करना हो ऑफिस में से, तो कैसे रिमूव कर सकते हैं, किन आधार पर रिमूव करेंगे। ऐसे नहीं कर सकते हैं कि अगर लेट सपोज कोई ऐसी चीज जो जहां पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है और पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश करते हैं कि जो भी उनके रास्ते में आएगा तो उसको थोड़ा सा साइड कर दिया जाए। तो आप ऐसे ही नहीं कर सकते हो, आपके पास कुछ वजह होनी चाहिए तभी आप कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हैं जरा देखिएगा। सबसे पहला रीजन है, सबसे पहला होगा अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट। अगर जो बंदा है जिसकी हम बात कर रहे हैं मेंबर की, अगर ही इज एन अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट, यानी कि वो बैंकरप्ट है, खुद ही बैंकरप्ट है भाई तू, और इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी के मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है, मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है बोर्ड की, कुछ सेंस बनता है इस बात का। तो अगर आप खुद बैंकरप्ट हो और अभी आप अनडिस्चार्ज हो, डिस्चार्ज बैंकरप्ट मतलब क्या है कि वो बैंकरप्ट था बट हाँ अब वो डिस्चार्ज हो चुका है, वो जो कलंक उसके सर पे लगा था अब वो कलंक मिट चुका है। वो अगर कलंक मिट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप अभी भी अनडिस्चार्ज हो, मतलब आपसे वो कलंक नहीं मिटा है, तो यू कांट बी अ मेंबर। आपको एक्स ऑफ क्या निकाल दिया जाएगा, आईबीबीआई से निकाल दिया जाएगा। He has been become physically या mentally incapable of acting as a member। वो बंदा फिजिकली या मेंटली यार या तो इस तरीके से वो अपंग हो गए हैं, हैंडीकैप हो गए हैं कि अब वो काम जैसे पहले कर सकते थे या जैसा उन्हें करना चाहिए अब वो नहीं कर पाएंगे। देन इन दैट केस क्या हो जाएगा, उनको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। और मेंटली मतलब क्या हुआ कि उनका दिमाग खराब हो गया है, कोई भी मतलब लाइक
ल्यूनेटिक हो गए हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं कि अगर वो उनका दिमाग संतुलन में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, देन उनको क्या करना पड़ेगा, ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट मानती है कि मॉरल टर्पिट्यूड है। मॉरल टर्पिट्यूड यानी कि समाज से रिलेटेड अगर आपने कोई जुर्म किया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नजरों में घोर जुर्म है, यानी इन दैट केस आपको, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके ऊपर आरोप नहीं लगाया, आप मुजरिम साबित हो गए हो, कन्विक्ट हो गए हो, तो फिर आपको भी क्या करना पड़ेगा, ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। He has so abused his position as to render his continuation in office. अपने आप को बनाए रखने के लिए, जैसे होता है ना, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, करप्शन कहां से होता है कि सत्ता में बने रहने के लिए, उस पोजीशन में बने रहने के लिए आप कई बार करप्शन का सहारा ले लेते हो। तो आपने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया, अब्यूज किया अपनी पोजीशन को, अपने ऑफिस को कंटिन्यू करने के लिए, डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट। और इस तरीके से आपने गलत फायदा उठाया अपनी कुर्सी का कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। डेट्रीमेंटल मतलब होता है नुकसान पहुंचाने वाला, जो हमारी आम जनता है उसको नुकसान पहुंचेगा उस चीज से, तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। यू हैव टू इमीडिएटली लीव द ऑफिस, और आपके ऊपर अगेन कार्रवाई होगी उस चीज को लेके। और सेक्शन 190 जो जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं, सेक्शन 190 मैंडेट्स दैट नो मेंबर शैल बी रिमूव्ड अंडर क्लॉज डी। क्लॉज डी यानी कि इस वाले अब्यूज वाली पोजीशन जो उसने अब्यूज करी थी, अनलेस ही हैज बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर। आपको उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना ही पड़ेगा। बाकी के जो तीन है एबीसी, उसमें ना दो कोई दिक्कत नहीं है, बट डी वाले केस में आपको देना ही पड़ेगा कि भाई उसे प्रूफ करने का मौका तो दो कि क्या पता फंसाया जा रहा हो उसे। अगर वो गलत नहीं है तो वो अपनी तरफ से कुछ पॉइंट फैक्ट्स रखेगा, बट अगर बाद में प्रूफ हो ही गया तो ऑफिस छोड़ना ही है। देन उसके बाद अब देखो पावर एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड। मैं कहूंगा यहां पे आपको ना थोड़ा सा सिलेक्टिव पढ़ने की जरूरत है। आप सारा का सारा मत पढ़ना, थोड़ा सा सिलेक्टिव पढ़ लेना। कितने घंटे की, अभी तो 50 मिनट की हुई है ना। आप समझिए इसके अंदर क्या होगा, पावर एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड का मतलब, पावर मतलब क्या क्या चीजें हैं जो करने का उसके पास अधिकार है, और फंक्शंस में मोस्टली वही चीजें कवर हो जाती है जो पावर के अंदर कवर होती है, ठीक है ना। तो पावर और फंक्शन मतलब क्या क्या काम वो करेगा, एक तरह से उसकी जिम्मेदारी है, और पावर मतलब वो क्या क्या कर सकता है, कौन, आईबीबीआई। तो जरा देखिएगा, यहां से मैंने पॉइंट्स उठाए हैं। ये सारी बातें कहां लिखी हुई हैं, सेक्शन 196 के अंदर लिखी हुई हैं। जरा देखिए फॉलोइंग फंक्शंस। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं कि बोर्ड जो है, बोर्ड की मतलब क्या मतलब है, आईबीबीआई। बोर्ड शैल सब्जेक्ट टू द जनरल डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी तभी बोर्ड ये नीचे दिए हुए फंक्शंस कर पाएगा। यानी कि जो फंक्शंस दे रखे हैं ये खुद नहीं कर सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन के बाद आपको करने हैं। बात समझ आ रही है, यानी कि यू कांट डू ऑल दीज थिंग्स इंडिपेंडेंटली, यू नीड अ डायरेक्शन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, देन ओनली यू कैन प्रोसीड विद ऑल दीज फंक्शंस गिवन बिलो। आइए जरा देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं वो। सबसे पहले क्या है, रजिस्टर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। जो इन अभी मैं यार वो पिलर्स जो हैं, एक काम करें, एक काम प्लीज, मैं आपको सारे कैरेक्टर्स एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं या फिर पहले ये वाली चीजें करा देता हूं। चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करते हैं कि मैं आपको साथ साथ छोटा छोटा रेफरेंस दे देता हूं और इन सारे प्रोसेस को बता देता हूं कि कौन कौन से फंक्शंस हैं। और जब आप लोगों को बाकी के पिलर्स में करा दूंगा, आप लोग सिर्फ रीड मारने आना, यहाँ पे आपको आराम से खुद ही आ जाएगा। तो देखो जरा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज जो हैं, जो क्या करती हैं, इन प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं। और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी कौन है मैं बता देता हूं, हमारा सीए इंस्टीट्यूट जो आईसीआई है उसकी अपनी प्रोफेशनल एजेंसी है, आईसीएसआई हमारा खुद का इंस्टीट्यूट जो आईसीएसआई वाले हैं उनकी प्रोफेशनल एजेंसी है, सिमिलरली सीएमए वालों की भी है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो तीन एजेंसीज हैं, ये लोग देखते हैं कि अच्छा इनकी जो, जैसे एक आईसीएसआई क्या देखेगा कि मैं अगर मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं और मुझे देखेगा कि हाँ यार ये बंदा तो इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, इसे आता है, और मेरे एग्जाम्स लेंगे वो कुछ जो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड होंगे। अगर मैं वो एग्जाम्स क्लियर कर देता हूं, मैंने उसकी ट्रेनिंग ले ली है, तो वो मुझे एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट कर देंगे। ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को कौन सेलेक्ट करेगा, आईबीबीआई का काम है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी कौन होता है, जिनके पास इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो सारा होता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। यानी कि हर कंपनी की हर जानकारी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास होती है। एंड रिन्यू, विड्रॉ, सस्पेंड और कैंसिल सच रजिस्ट्रेशन। अगर लेट सपोज किसी प्रोफेशनल एजेंसी को उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन कर दिया था, लाइसेंस दे दिया था कि आप एज अ प्रोफेशनल एजेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं, एंड उसमें कोई कंडीशन अगर तोड़ दी, तो फिर आप क्या कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो उसका रजिस्ट्रेशन। सिमिलरली इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या फिर इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज का। फिर उसके बाद प्रमोट करना डेवलपमेंट ऑफ
वर्किंग एंड प्रैक्टिस ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। आप इस बात को देखो याद रखना है, रजिस्टर करना, विड्रॉ, सस्पेंड, कैंसल, क्या चीजें, वो जो बचे हुए पिलर्स है ना, कौन कौन से, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। आप क्या करेंगे, सबसे पहली पावर आपकी फंक्शन है कि आप उनको रजिस्टर करेंगे, बट अगर उन्होंने कोई मनमानी करी, कुछ गलत काम किया, तो आप सस्पेंड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं उनका रजिस्ट्रेशन। देन दूसरी चीज क्या है, प्रमोट करोगे डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट होना चाहिए ना। जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, टाइम टू टाइम उनके डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ काम करने होंगे कि वो और बेटर प्रोफेशनल्स बन जाएं, तो वो सारे काम भी आपको करने हैं। स्पेसिफाई द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, कि मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, यानी कि किसी को भी वो तीन चीजें नहीं बना देंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। आपको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट सेट करनी पड़ेगी कि इतना बंदा पढ़ा लिखा हुआ, इतना बंदे के पास मेंबर बेस हुआ, तो ही ये बंदा कर सकता है। ये सारी चीजें स्पेसिफाई करने का काम आईबीडीआई का है। लीवाई फीस और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस कोड, अगर कोई फीस चार्ज करनी है तो ये इनकी यही का काम होगा। स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स फॉर फंक्शनिंग ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी प्रोफेशनल, यानी कि स्टैंडर्ड सेट करने का, जैसे सेबी के जो काम हुआ करते थे इन द कैपिटल एंड सिक्योरिटीज मार्केट, सिमिलरली इंसॉल्वेंसी की दुनिया में आईबीबीआई को रोल दिया गया। मैं सच बता रहा हूं, आप ये बाकी चीजें जो पढ़ेंगे ना, सेल्फ रीड मारने वाली है, आपको ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। एंड एक चीज और रेकमेंड करूंगा, ये पावर एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड आप एकदम लास्ट में पढ़ना। ये चैप्टर ना जब सब चीजें हो जाए, मैं सारे पिलर्स को समझा दूंगा, आप उसके बाद पढ़ना। मैं भरोसा देता हूं आपको कि कोई वर्ड आपको नहीं समझ आएगा, वो डिक्शनरी में आप लोग देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। आप कहोगे अरे हाँ सर ने कहानी समझाई तो थी, बिल्कुल सही बात है, इसका ये फंक्शन होगा, इसकी ये पावर होगी। अगर आपको किसी का अथॉरिटी पता चल जाए, किसी की अथॉरिटी पता चल जाए कि ये बंदा ये कर सकता है, तो उसके फंक्शंस कौन से होंगे, जो जो चीजें वो कर सकता है वही उसके फंक्शन हो जाएंगे। बस यहां पे वही सारी बातें हैं। प्लीज मॉनिटर देखना, मॉनिटर द परफॉर्मेंस, कैरी आउट इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। अगर किसी ने दगाबाजी करी है, प्रोफेशनल एजेंसी ने या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है या इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ने, तो आप उसके खिलाफ क्या करोगे, इन्वेस्टिगेशन करोगे, इंस्पेक्शन करोगे, उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करोगे, रेगुलेशंस लाओगे, है ना, फॉर मिनिमम करिकुलम फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, जिनको इंसॉल्वेंसी की दुनिया का एक्सपर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उनके लिए एग्जामिनेशन सेट करने का भी काम नहीं का होगा, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को देंगे, और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी किसको देंगी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को। बस आप प्लीज ये सारी चीजें आप खुद रीड मारेंगे। फिर देखो एक चीज और, कि बोर्ड में मेक मॉडल बायलॉज। बायलॉज मतलब होता है खुद से अपने अंदर। बायलॉज का बताता हूं, जैसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं ना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है यानी कि कंपनी के खुद के अंदर कौन कौन सी चीजें, प्रोसीजर्स, रूल्स चलेंगे, वो सारी चीजें होती हैं बायलॉज। यानी कि जो ओवरऑल कंपनीज एक्ट है वो तो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा ही, बट उनके जो इंटरनल लॉज हैं उनको कहते हैं बायलॉज। सिमिलरली जो बोर्ड है, बोर्ड यानी कि आईबीबीआई है, उनके अपने खुद के कुछ बायलॉज होते हैं, टू बी अडॉप्टेड बाय इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज व्हिच मे प्रोवाइड। यानी कि यहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बायलॉज टू बी अडॉप्टेड बाय इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। ओके जी, प्लीज इसको जरा देखेंगे, आप खुद रीड मारेंगे, मैं इसे नहीं करवाऊंगा, मैं आपको कहानी समझा दूंगा। जब पांचों पिलर्स समझा दूंगा ना, तो पांचों पिलर समझाते समझाते में एक पूरी कहानी हम फ्रेम कर देंगे। उसके बाद अगर कोई एक पॉइंट भी आपको ना समझ आए तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है जी, आज एक काम करते हैं कि अभी जो ये वीडियो है वो 1 घंटे की हो चुकी है, इससे ज्यादा वीडियो बनाने का अभी कोई अर्थ नहीं है क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी का जो पोर्शन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो के अंदर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, यानी कि 2 वीडियोस में आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का एक आपको ब्रीफ आइडिया हो गया, ब्रीफ क्या ओवरऑल आपको पता चल गया कि क्यों आया, कहां से आया, कैसे आया, और अब वो क्या तबाही मचाने वाला है, वो सब चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि बहुत कमाल की वीडियोस आएंगी आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करो और वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करना। एंड द लास्ट थिंग, हर क्रिएटर बोलता है, अगर देखो 2 चीजें होती, अगर वीडियो आपको पसंद आई कि हाँ सर आपने मेहनत करी, आप हमें आपका समझ आया, तो एक अच्छा सा कमेंट आप करेंगे। अगर नहीं पसंद आई, कुछ बुरा लगा कि अरे सर क्या अजीब सी चीज पढ़ा रहे हो, कुछ ये चीज आपके बोलने का तरीका सही नहीं है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी आप दो। हेट मत फैलाना, सिर्फ क्रिटिसिज्म चाहिए मुझे, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं अपने ऊपर। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।